A very good morning, children. Today we are going to start a new lesson, that is glimpse of the past. So let's see what is there in the story. So before you read है हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में है क्या. Here are some pictorial glimpse of the history of our country from 1757 to 1857. ये एक pictorial glimpse है. Pictorial glimpse मतलब एक पिक्चर के थ्रू हमें कुछ बताने की कोशिश करी गई, कुछ थोड़े बहुत आइडियाज़ दिए जा रहे हैं कि हिस्ट्री में किस टाइम में 1757 से 1857 के टाइम पीरियड में क्या हुआ था. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. ये जो पिक्चर्स और कुछ बबल्स जिसके बीच में लिखा हुआ है डायलॉग्स के तरीके से, वो हमें ये समझाने में हेल्प करेंगे कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, उसमें क्या हुआ था स्टोरी में. फर्स्ट, द मार्टर्स. मार्टर्स मतलब क्या होता है? मार्टर्स मीन्स शहीद. तो जो लोग शहीद हुए हैं, पहले हम हमारी पहली पिक्चर में देखते हैं कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताने की कोशिश करी जा रही है. तो हमारी पहली पिक्चर जो है वो मार्टर्स. मार्टर्स मतलब शहीदों के बारे में. तो क्या बताया गया हमें इस पिक्चर के माध्यम से? एट अ फंक्शन इज इन दिल्ली, ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स. और ये कौन गा रहा है? लता मंगेशकर जी एक सॉन्ग गा रही हैं एक दिल्ली के एक फंक्शन में. उनके बगल में कोई बैठे हुए हैं. कौन बैठे हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद बैठे हुए हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी क्राउड है. वो एक फंक्शन का सीन है और लता मंगेशकर जी कौन सा सॉन्ग गा रही हैं? ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. शहीदों को एक याद करते हुए एक सॉन्ग गा रही हैं वो दिल्ली के एक फंक्शन में. Now, in a second picture, the company's conquest. अब कंपनीज का कॉन्क्वेस्ट दिखाया जा रहा है. मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है वो कैसे हम लोगों के ऊपर अपनी जीत हासिल करना बताती है, किस तरीके से वो अपने आप पावर दिखाते हुए हमारे देश के ऊपर हावी हो रही हैं. अब हम वो उस चीज़ को इस पिक्चर में दिखाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे. ये कौन सा टाइम पीरियड की बात है? 1757 to 1849 के टाइम पीरियड की बात है. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. अब उनके पास बहुत सुपीरियर वेपन्स थे जिसके थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब एक्सटेंड कर रही थी अपनी पावर, अपनी ताकत को बढ़ाती जा रही थी 18th सेंचुरी में इंडिया में. और ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये ब्रिटिश टेरिटरी है. मतलब ये क्या बताया जा रहा है कि जो पोर्शंस कवर हो चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पावर से जो इंडिया का जो पार्ट अपने अंडर में कर लिया है वो है. और 14 और ये जो येलो पोर्शन है वो क्या है? इंडियन प्रिंसेस. और जो पोर्शन अभी भी इंडियन प्रिंसेस के पास है वो दिखाया जा रहा है इस मैप के थ्रू. अब क्या है? इंडियन प्रिंसेस वो शॉर्ट साइटेड. अब इसमें क्या बोला गया है कि जो इंडियन प्रिंसेस हैं वो बहुत शॉर्ट साइटेड है, बहुत दूर तक के नहीं सोचते. उनके लिए अभी क्या है, अभी किस चीज़ से उन्हें फ़ायदा मिलेगा वो सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचते हैं. दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. अब जैसे ये एक राजा है, इसने क्या बोला? उसका हो सकता है किसी जो राजा बा है उनसे उसका कोई वॉर चल रही हो, कोई लड़ाई चल रही हो, तो इसने कहा ये क्या बोल रहे हैं कि वो जो अभी का बना राजा है, राजा बा मेरे वो क्या करो. अब उन्होंने क्या बोलने की कोशिश करी? कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स. इंग्लिश मर्चेंट्स को मतलब इंग्लिश मर्चेंट्स कौन है? जो विदेशी जो हमारे देश में अपना सामान बेचने व्यापार करना है. यहाँ पे इंग्लिश मर्चेंट्स का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी. उनको बुलाओ, उनसे बात करो. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. ये मुझे हेल्प करेंगे डिफीट करने में. किसको? राजा बा को. लेकिन ये जो राजा है इनको ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि वो कितनी छोटी सोच है उनकी. ये चीज़ को समझने की कोशिश करिए आप लोग कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज वो एक अपने देश के राजा को हराने के लिए, राजा बा को हराने के लिए इंग्लिश मर्चेंट्स मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेने की बात कर रहे हैं, उसको हराने के लिए. सोचिए. और कल को क्या वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको हरा के इनका राज्य अपने हड़पने की कोशिश नहीं करेगी. ये चीज़ इतना दूर का ये जो राजा हैं जो आप उनकी हेल्प लेने की बात कर रहे हैं ये उस चीज़ को सोच ही नहीं रहे हैं. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. और वहाँ के लोगों का क्या हाल है कि यही जो कॉन्स्टेंट लड़ाइयाँ हो रही है इसकी वजह से पूरी शांति जो है वो एकदम भंग हो चुकी है.
नाउ की बात करें, ये उस चीज़ को सोच ही नहीं रहे हैं। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और वहाँ के लोगों का क्या हाल है कि यही जो कॉन्स्टेंट लड़ाइयाँ हो रही है, इसकी वजह से पूरी शांति जो है वो एकदम भंग हो चुकी है। नाउ the rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. अब ये जो आपस की लड़ाइयाँ थी, इससे क्या हो रहा था कि जो राइवलरीज हो रही थी वो हेल्प कर रहे थे, मतलब ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही थी जिसमें कि कुछ राजा जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाया करते थे एक दूसरे को हराने के लिए, लेकिन वो ये सोचने में बिल्कुल मतलब वो इतना दूर का सोचते ही नहीं थे कि ये यही कल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनका फायदा उठा सकती है, उनको भी उनसे भी उनका राज्य छीन सकती है। तो ये जो हमारे देश की जो आपस में हो रही लड़ाइयाँ थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को किस चीज़ में मदद कर रही थी, एक एक करके इंडियन प्रिंसेस को हराने में, उनका राज्य छीनने में, उनकी सारी चीज़ों को हड़पने में और देश के ऊपर कब्जा करने में हेल्प कर रही थी। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। अब जो एक बहुत दूर का सोचने वाले राजा थे, कुछ ऐसे रूलर्स भी थे हमारे पास जो बहुत आगे की सोचते थे, जिनमें से एक टीपू ऑफ मैसूर थे। उन्होंने ब्रिटिश से आखिरी तक लड़ाई करी और उनकी जान तक चली गई, तब तक वो उनसे लड़ते रहे। नाउ thank God there's peace in the country now, no more wars and no looting by thugs. अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, पहली चीज़, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, और यही जो जीत हासिल हो रही थी उसमें इंडियंस कैसे हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, और यही जो जीत हासिल हो रही थी उसमें इंडियंस कैसे रिएक्ट करते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से किस तरीके से जीत हासिल हो जाती थी एक दूसरे के, तो जो छोटे छोटे राज्य एक दूसरे राजाओं पे जीत जाया करते थे, उनके कंट्रीमैन को इतना आगे का तो पता नहीं था, तो उसमें वहाँ के जो लोग थे वो कैसे रिएक्शन देते थे। कुछ लोगों को जो लगता था कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं सही हैं, हम उनका रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग्स बाय द ठग्स। कुछ लोगों को लगता था कि थैंक गॉड अब तो इन चीज़ों की वजह से कंट्री में पीस है, शांति है, अब ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होंगी और ठग्स जो हैं वो हमें नहीं लूटेंगे। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, और कुछ लोगों को लगता था कि ये भगवान ही है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारी मदद के लिए भेजा है। आर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो जिसको कहना चाहिए हमारी जो किस्मत है, वो कहीं ना कहीं लोगों से लिंक है। लेकिन वहीं कुछ और भी ऐसे लोग थे जो ये इस चीज़ के बिल्कुल ऑपोजिशन में थे, जो कुछ थोड़े समझदार थे, वो इन चीज़ों को समझते थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, ये जो वाइट मैन है वो हमारे लोगों को मार रहे हैं और हमारे राजाओं का राज्य भी छीन ले रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कुछ राजा हैं जो अच्छे नहीं हैं लेकिन वो आखिरकार हैं तो हमारे ही ज़मीन के। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, और अब हम जो हैं वो बाकायदा नौकर बन के रह चुके हैं इन फॉरेनर्स के, इन विदेशियों के। कुछ लोग समझदार थे तो वो इन चीज़ों को समझ के, इन विदेशियों के कुछ लोग समझदार थे तो वो इन चीज़ों को समझ रहे थे कि एक्चुअली हमारी कंट्री में हो क्या रहा है। अब लेट्स सी कि थर्ड पिक्चर के में क्या बताया जा रहा है। अब जब पूरे तरीके से इंडिया में ब्रिटिश रूल आ चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तरीके से देश पे हावी हो चुकी है, तब क्या हो रहा है हम वो देखते हैं। अब ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, 1765 से लेके 1836 तक की। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब जो रिलीजियस लीडर्स हैं, मतलब उन लोगों ने बाकायदा हिंदू मुस्लिम फैलाना शुरू कर दिया है पूरे देश में। अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज, मतलब बच्चों की शादियों तक और छुआछूत जैसी चीज़ें फैल चुकी हैं। एनीवन हु क्रॉसेस सीज लूजेस हिज रिलीजन। अब ये जो धर्म गुरु जो अब आ गए हैं वो क्या सिखा रहे हैं कि जो भी ये जो समुद्र से होते हुए इस जो इन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि इस राज्य के बाहर कोई नहीं जाएगा, या ये हमारी लक्ष्मण रेखा है इसके बाहर नहीं जाएंगे, जो लोग जाते हैं उनको रिलीजन से मतलब अपने धर्म से अलग कर दिया जाएगा, वो उनको देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा या उनको अलग कर दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ों को फैला रहे हैं। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, और जितनी भी और क्या फैला रहे हैं कि जितनी भी बुरी चीज़ें और जितना भी मतलब हमारे देश के साथ बुरा होता है वो सब कुछ किसकी वजह से होता है, औरतों की वजह से होता है। इस तरीके की गंदगियाँ समाज में फैलाने लगे थे ये जो धर्म गुरु आ गए थे। The truth that was that Indians had lost self-respect and British scorned them. अब लेकिन उस समय की सच्चाई क्या थी कि जो इंडियंस थे वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पूरे तरीके से खो चुके थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. ये जो
इन लोगों ने क्या बता दिया था कि ये जो हिंदुस्तानी जो इनके अब नौकर बने हुए हैं, ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है और ये बिल्कुल ईमानदार भी नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। उसने कहा कि हाँ ऐसा होगा ऑनर। अब ये तो बिल्कुल नौकर बन चुके थे, तो पैसा कमाने के लिए उनकी हुजूरी करते थे, तो वो इस तरीके की चीज़ों में उनका साथ दिया करते, जो कुछ इंडियंस जो उनके स्लेव बने हुए थे। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। हाँ ऑनर, ये मतलब वो उनको बोलते थे कि ट्रू माई ऑनर, आप में तब उनकी खिदमत में वो उस चीज़ को बोला करते थे कि लेकिन मैं जो हूँ सच्चा हूँ, मेरे यहाँ के लोग सच्चे नहीं होंगे बट मैं तो सच्चा हूँ और आपका वफादार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, दियर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। आप जो मर्चेंट्स थे वो बहुत शार्प माइंडेड थे, तो वो क्या करते थे, उनको बहुत क्विक प्रॉफिट्स, जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता था और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता था, तो वो हैवी टैक्सेस लगा देते थे जो फोर्स कर, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ के किसान थे वो मजबूर हो चुके थे अपने खेतों को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो टैक्स भर नहीं पाते थे, जिसकी वजह से जो उनका खेत वगैरह था वो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो हड़प लिया करते थे। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। लेकिन वो अंग्रेज़ों को बोल रहा है कि आपका जो मतलब ये जो एक अंग्रेज आया हुआ है वो एक फार्मर से बोल रहा है, यू आर स्टिल इन एरियाज, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अब उन्होंने कि वो क्या बोल रहा है, उसको धमकाने की फार्मर को कोशिश कर रहा है कि अगर तुमने अपना एरिया अपना टैक्स नहीं भरा और तुम्हारा जो पिछला बकाया है वो भी तुम नहीं देते हो नेक्स्ट वीक तक, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो वो